तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया म्यांमार रिलेशंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सिचुएशन इन म्यांमार। तो अगर आप इंटरनल सिचुएशन इन म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की हालत बहुत खराब है। लाइक म्यांमार हैज फ्रैक्चर्ड इनटू वन ऑफ एशियाज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड फ्रैगमेंटेड एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो म्यांमार एशिया का वन ऑफ द मोस्ट फ्रैगमेंटेड एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है। इसका मतलब अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में काफी सारी एथनिक कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है। जिस तरीके से भारत में हम डाइवर्सिटी देखते हैं, एवरी स्टेट इज वेरी डिफरेंट। एवरी स्टेट इन इंडिया फॉलोज अ कल्चर। सिमिलरली इन म्यांमार ऑल्सो वी सी एथनिक डाइवर्सिटी। लाइक वी हैव डिफरेंट ethnic groups living in different regions of Myanmar. And now because of lack of फेडरलिज्म, क्योंकि म्यांमार में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, मिलिट्री रूल है, इसलिए कोई फेडरलिज्म नहीं है, जिसके चलते एथनिक ग्रुप्स ने हथियार उठा रखे हैं एंड वो अपना बचाव स्वयं कर रहे हैं। जिसकी वजह से म्यांमार पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ब्रेक हो चुका है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आर गवर्न्ड बाय देयर ओन एथनिक ग्रुप्स एंड हेंस म्यांमार is one of Asia's most complex and fragmented conflict zones। तो अब हमको बेसिकली समझना है द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। मतलब कि म्यांमार की हम हिस्ट्री समझेंगे फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट, तो द करेंट सिनेरियो। क्योंकि म्यांमार में भी ब्रिटिशर्स का रूल था, जैसे भारत में ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, उसी तरीके से म्यांमार में भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था। तो म्यांमार गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 4 जनवरी 1948। तो 1948 में म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला। उस समय वी यूज टू कॉल दैट कंट्री एज बर्मा। एट दैट टाइम द कंट्री वाज नोन एज बर्मा। एंड उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। लाइक 1948 में बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला, यूनियन ऑफ बर्मा का फॉर्मेशन हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल समाप्त हो गया। एंड वहाँ के जो नेशनल हीरो हैं बर्मा के, ओंग सैन, who played a very big role like in gaining independence from the British colonial rule, he was assassinated months before independence। फिर जब बर्मा में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, यूनियन ऑफ बर्मा, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यू नू, ही स्टार्टेड फेसिंग आर्म्ड इंसर्जेंसीज, जहाँ पे कि एथनिक ग्रुप्स ethnic groups such as Kachin, Karen, Shan, these are some names of ethnic groups in Myanmar। They became very active and they took up the arms। उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब म्यांमार में सरकार बनी थी तो एक वादा किया गया था कि हर एक जो एथनिक ग्रुप है उसको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी। फेडरलिज्म का वादा किया गया था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने का वादा किया गया था, जहाँ पे कि हर एक स्टेट को एक एटोनॉमी दी जाएगी। बट वो वादा तोड़ दिया गया जैसे ही सरकार बनी, जैसे ही म्यांमार में इंडिपेंडेंस देखने को मिला, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। एंड एथनिक ग्रुप्स समझ गए कि फेडरलिज्म ऑटोनॉमी उनको नहीं मिलेगी, जिसके चलते उन्होंने हथियार उठा लिए एंड सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। जिसके चलते 1962 में हमने देखा कि वहां की सरकार कोलैप्स कर गई एंड मिलिट्री ने कब्जा कर दिया। वी सॉ मिलिट्री रूल इन म्यांमार। सो जनरल ने विन, इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गद्दी से हटा दिया
एंड जनरल ने विन ने पूरा म्यांमार पे कंट्रोल ले लिया। सो मिलिट्री रूल आ गया। एंड जब म्यांमार में मिलिट्री रूल आया इन 1962, तो वो एक तरीके का, क्योंकि डेमोक्रेसी तो चली गई, तो वहां पे कंसेप्ट आया सोशलिज्म का। सो बर्मीज वे टू सोशलिज्म। तो मिलिट्री रूल के चलते म्यांमार के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी और जितने भी रिसोर्सेस थे, सब कुछ मिलिट्री के अंडर में आ गया। सो दैट वाज द बर्मीज वे टू सोशलिज्म, nationalizing industries and isolating the country from the world. अगर हम बर्मा की बात करें, इट यूज टू बी द एशियाज वेल्थिएस्ट राइस एक्सपोर्ट्स। ब्रिटिशर्स के टाइम में बर्मा में बहुत ज्यादा चावल का कल्टीवेशन होता है एंड उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता था। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तब भी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा, तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट था फॉर म्यांमार। exports of its rice, and the rice exports made Burma Asia's wealthiest rice exporter. बट जब मिलिट्री रूल आया बर्मा में 1962 में अंडर जनरल ने विन, तो उन्होंने पूरा पासा पलट दिया। वी सॉ बर्मीज वे टू सोशलिज्म, जहाँ पे कि वी सॉ इंडस्ट्रीज like nationalizing industries and banning all the exports, sealing the country off from the world, isolating the country from exports। तो ये एक बहुत खराब कदम था, क्योंकि इसकी वजह से जो कंट्री है उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा एंड इट वेंट टू इनटू पॉवर्टी एंड इंटरनेशनल आइसोलेशन। 1989 में बर्मा का जो नाम है उसको ऑफिशियली बदल दिया गया, उसको म्यांमार कर दिया गया। तो म्यांमार जो नाम है वो 1989 में पड़ा। उससे पहले द कंट्री यूज टू बी कॉल्ड एज बर्मा। नाउ ऑल्सो वी कॉल इट बर्मा, बर्मीज। सो दैट मीन्स म्यांमार। अब 2011 में, मतलब आप मान के चलिए कि 1962 से लेके वहां पे मिलिट्री रूल है। एंड मिलिट्री रूल आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का डिक्टेटरशिप आप समझ सकते हैं। 2011 में एक वहां पे हमको फिर से एक परिवर्तन देखने को मिला म्यांमार में, वेरिन वी सॉ द क्वासी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक सरकार आई। बट 25% जो पार्लियामेंट्री सीट्स है, इट रिजर्व्ड, इट वाज रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री। तो म्यांमार की जो जो मिलिट्री रूल था, उन्होंने ही एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट के तहत 25% पार्लियामेंट्री सीट वाज गिवन टू द मिलिट्री एंड रेस्ट 75 वाज ओपन फॉर पीपल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे कि चुनाव होंगे एंड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे एंड दे विल बिकम टेक अप दोस सीट्स। तो जब वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ 2011 में, तो जो मिलिट्री रूल के जो जनरल थे थैन श्यो, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, जिसकी वजह से जो रूलिंग जनता था उसका भी राज खत्म हो गया। एंड म्यांमार में क्वासी सिविलियन गवर्नमेंट बन गई। अब जैसे ही डेमोक्रेटिक सरकार वहां पे बनी, क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार वहां पे बनी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया। जो भी सेंसरशिप्स थी उसको रिलैक्स कर दिया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है फ्री स्पीच, मीडिया को सपोर्ट करना, फ्री स्पीच को सपोर्ट करना। तो जो भी सेंसरशिप्स थी उसको रिलैक्स कर दिया गया एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट किया गया। ये जो भी एक्सपोर्ट्स पे बैन थे उसको हटा दिया गया। एंड एक तरीके से दे वेंट टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन टू काउंटर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। एंड जैसे ही बर्मा में डेमोक्रेटिक सरकार आई, वेस्टर्न नेशंस ने भी अपने सारे सैंक्शंस हटा दिए। वेस्टर्न नेशंस दे बिगन लिफ्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस। फिर
वहां पे हुआ क्या कि 2015 में जनरल इलेक्शंस हुए म्यांमार में। एंड उस जनरल इलेक्शंस में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जो पार्टी है, इसने एक हिस्टोरिक जीत हासिल करी। एंड उस पार्टी की लीडर है ऑन्ग सैन सू की। इन्होंने इनकी पार्टी ने जीत हासिल करी। सिंस इनके हस्बैंड ब्रिटिश बैकग्राउंड के थे, तो इनको प्रेसिडेंट पद नहीं दिया गया। तो जब 2015 का जनरल इलेक्शंस हुआ तो म्यांमार में ना तो कोई प्रेसिडेंट बना, ना प्राइम मिनिस्टर बना, बल्कि ऑन सैन स्यू की वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ स्टेट काउंसलर। अब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक तरीके से डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च किया म्यांमार में, काफी बड़े कदम उठाए। एंड उसके साथ साथ उन्होंने म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी हाथ मिलाया। मतलब क्योंकि वो 25% रिजर्वेशन था, तो मिलिट्री एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रही थी। क्योंकि जो म्यांमार की मिलिट्री है, इट कंट्रोल्स द डिफेंस, होम अफेयर्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। अब 2017 में हमको देखने को मिला कि 7 लाख से ज्यादा जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो म्यांमार से माइग्रेट होके बांग्लादेश चले गए, रेफ्यूजी। मतलब उनको जोर जबरदस्ती निकाल दिया गया मिलिट्री ने। तो 2017 में म्यांमार की मिलिट्री ने काफी जोर लगाया एंड 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार से हटा के, उनको म्यांमार से बाहर निकाल के बांग्लादेश में इनफिल्ट्रेट कर दिया गया। एंड ये कब हुआ? ये हुआ ऑन सैन सू के राज में। बिकॉज वेन शी वॉज द हेड, शी वॉज लीडिंग द कंट्री अंडर हर रूल, दिस इंसिडेंट हैपेंड। एंड इसकी वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। अब 2020 में फिर से म्यांमार में जनरल इलेक्शंस हुए। एंड एक बार फिर से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसने जीत हासिल करी। एंड ऑन सैन स्यू की को फिर से म्यांमार को रूल करने का मौका मिला। बट अब की बार हमको कुछ अजीब देखने को मिला। February 1 2021, जब म्यांमार में फिर से सरकार बनने जा रही थी, वहां की मिलिट्री ने सू की का अरेस्ट कर लिया। जो स्टेट काउंसलर थी पहले, जो लीडर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको अरेस्ट कर लिया। एंड ये आरोप लगाया गया कि इलेक्शंस में बहुत बड़े फ्रॉड थे, जिसकी वजह से वहां की डेमोक्रेटिक सरकार बनी ही नहीं, बल्कि फिर से मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। तो 2021 में मिलिट्री टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड वी कॉल इट एज द कूप, मिलिट्री कूप। ये बहुत फेमस इंसिडेंट है। यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दिस। 2021 में म्यांमार में वी सॉ मिलिट्री टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट। इसके चलते लोगों ने काफी दंगे फसाद करना शुरू किया। मतलब दंगे फसाद नहीं कहेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट ही उन्होंने किया। बट लोग घबरा गए, क्योंकि लोगों को पता था कि मिलिट्री रूल से कितना पावर्टी, कितना पिछड़ा बन गया। म्यांमार वेंट सो बैक बिकॉज ऑफ द मिलिट्री रूल। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन म्यांमार को देखने को मिला बिकॉज ऑफ द मिलिट्री रूल, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। क्योंकि आइसोलेशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल्सो नेशनलाइजिंग द इंडस्ट्रीज, जिसके तहत सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट किया, नेशन वाइड स्ट्राइक्स किए। एंड एक नई पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किया, दैट इज पीपल्स डिफेंस फोर्स। तो पीपल्स डिफेंस फोर्स ने एथिकल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके बहुत एग्रेसिव वॉर, उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर, लॉन्च कर दिया अगेंस्ट दी मिलिट्री जनता। तो म्यांमार की जो मिलिट्री है, उस द मिलिट्री जनता उसको कहते हैं, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गोरिल्ला वार छेड़ दिया। तो जो भी प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने मिलके एक पीपल्स डिफेंस फोर्स बनाया। उस पीपल्स डिफेंस फोर्स ने
एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एक गुरिल्ला वॉर लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो मिलिट्री जनता है उसने अपना जो पकड़ है वो लूज कर दी। क्योंकि भाई मिलिट्री जनता ने पूरे म्यांमार में अपनी पकड़ बना रखी थी, बट हमने देखा कि म्यांमार में डिफरेंट डिफरेंट एथनिक रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उन उन जगह के लोगों ने मिलिट्री का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने हथियार उठा लिए एंड मिलिट्री को भगा दिया वहां से। जिसकी वजह से म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उसने 50% से ज्यादा अपना पकड़ खो दिया। तो अगर हम 2026 की बात करें, अगर हम 2026 की बात करें तो म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उसने 50% से ज्यादा अपनी पकड़ खो दी इन म्यांमार। इसकी वजह से अब एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर बेसिकली in control of their territories. And that's why we call Myanmar as one of the most fractured and fragmented active conflict zones. क्योंकि म्यांमार में जो जो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक रीजन्स है वहाँ पे ना तो सरकार का शासन है, ना मिलिट्री का शासन है, बल्कि वहाँ पे वहीं के लोगों ने हथियार उठा लिए एंड वही अब अपना रीजन को चला रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं एंड उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब इन सब के चलते नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने साथ आके उन्होंने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो कि बैकग्राउंड में काम कर रही है। बट स्टिल अभी अगर हम म्यांमार के करंट सिनेरियो की बात करें 2026 की, तो it is heavily fractured into fragmented conflict zones where there is no rule of government, there is no rule of military. Rather, ethnic armed organizations, they are taking care of those territories. More than 50% of the Myanmar is in control of ethnic armed organizations. So the country is heavily fractured. It is suffering from a collapsed economy, and unfortunately millions of people, they are displaced। मतलब मिलियंस, दसियों लाख लोग वहां से अपना घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के भाग गए। दे आर डिस्प्लेस्ड एंड मिलिट्री जनता लगातार सिविलियन जोन में एयर स्ट्राइक पे एयर स्ट्राइक करी जा रही है। तो दिस इज द करंट सिनेरियो। तो हमने एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि किस तरीके से म्यांमार की हिस्टोरिकल टाइमलाइन को हमने देखा समझा। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर को। मतलब मैंने लेक्चर का आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको एक आइडिया तो लग गया है हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ म्यांमार। अब हम इन पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो म्यांमार का इंडिपेंडेंस हुआ इन 1948। सो इन 1948 वी सॉ द इंडिपेंडेंस ऑफ म्यांमार एंड ऑल्सो द इमीडिएट फ्रैक्चर। क्योंकि जैसे ही सरकार वहां पे बनी, एथनिक कम्युनिटीज ने विरोध करना चालू कर दिया, सरकार का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से देयर वाज फ्रैक्चर्स। सो इन 1948 वी सॉ द इंडिपेंडेंस of Myanmar, and in the subsequent years we saw fractures. So the Union of Burma gained independence. The Union of Burma gained independence on 4th January 1948। तो 1948 में बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला, आज़ादी मिली। एंडिंग डेकेड्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, एंडिंग डेकेड्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं। तो जब बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला, द यूनियन ऑफ बर्मा गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 4th January 1948। ये कुछ दृश्य हैं उस समय के, ये बर्मा के आज़ादी के दृश्य हैं। तो
बर्मा की आज़ादी में ओंग सैन का एक बड़ा योगदान था, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज assassinated months before the independence. So the national hero Aung San was assassinated months before independence, leaving a massive leadership vacuum. क्योंकि जब उनका असैसिनेशन हो गया, तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अब अगर वो नहीं तो फिर हु विल लीड द न्यूली इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ बर्मा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में Aung San. So he is the national hero who played a major role in the independence movement of Burma. तो जब उनका असैसिनेशन हो गया मंथ्स बिफोर इंडिपेंडेंस, तो प्राइम मिनिस्टर यू नू, so he is the prime minister you know, he became the first prime minister of independent Burma. He took the power. तो इनके नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ इन द इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ बर्मा, प्राइम मिनिस्टर यूनू. सो द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर यूनू, so it immediately faced armed insurgency. It immediately faced armed insurgencies, and ethnic minorities, they took up arms after broken promises of autonomy and federalism. तो वहाँ की जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, लाइक कैरेन, कैचिंग, शैन, ये सब एथनिक माइनॉरिटीज के नाम हैं. तो इन एथनिक माइनॉरिटीज ने आर्म्स उठा लिए, उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया. सो दीज एथनिक माइनॉरिटीज कैरेन, कैचिन, शैन, दे टुक अप आर्म्स आफ्टर ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म. तो एथनिक माइनॉरिटीज ने सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया जैसे ही वहाँ की सरकार ने ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म का वादा तोड़ दिया. क्योंकि एथनिक माइनॉरिटीज को, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पे राज करे. दे वांटेड ऑटोनॉमी, वो चाहते थे कि पावर उनके पास भी रहे. तो यहाँ पे हम कुछ दृश्य देख रहे हैं, लाइक इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज ऑफ म्यांमार. तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज की अगर हम बात करें, सो कैचिन is one ethnic community, then Kea, Kain, Chin, बैमर. बैमर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. जो जो बैमर एथनिक कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा है. मॉन, रैखाइन, शैन. और इंटरेस्टिंगली अगर आप म्यांमार के मैप को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो स्टेट्स के नाम हैं वो एथनिक कम्युनिटीज के ऊपर है. कैचिन, हमने देखा कैचिन एथनिक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है. शैन, चिन, सैगैन, रैखाइन स्टेट, ये है ना रैखाइन स्टेट, कैचिन स्टेट, सैगैंग स्टेट, चिन स्टेट. सो दीज आर लाइक नेम ऑफ द कम्युनिटीज. शैन स्टेट, इसका मतलब यहाँ पे शैन की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे कैचिन की होगी, यहाँ पे चिन का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे रैखाइन का मिलेगा. इस तरीके से म्यांमार का जोग्राफिकल आप डिवीजन देख पा रहे हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉन स्टेट, ये देखिए मॉन. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैइन स्टेट. सो दीज आर लाइक एथनिक कम्युनिटीज. कैए स्टेट. तो हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है म्यांमार में. एंड वी हैव द स्टेट्स, द नेम ऑफ द स्टेट्स विच इज रिप्रेजेंटिंग दोज कम्युनिटीज. सो हियर वी कैन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज ऑफ म्यांमार. कैचिन, कैए,
कैइन, चिन, बैमर, मॉन, रैखाइन, शैन, और हमने इसी के नाम के स्टेट्स भी देखे। तो हमने देखा कि 1948 में किस तरीके से म्यांमार को आज़ादी मिली, एंड हमने फ्रैक्चर्स भी देखने को मिले कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी वहाँ पे, इट स्टार्टेड फेसिंग ऑपोजिशंस फ्रॉम द एथनिक माइनॉरिटीज। फिर 1962 में देर वॉज द ग्रिप ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। 1962 में जैसे म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई, एंड मिलिट्री रूल हमको देखने को मिला। तो फ्रॉम द ईयर 1962 ऑनवर्ड्स देर वाज अ मिलिट्री रूल इन म्यांमार, तो द ग्रिप ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सो वहाँ के जो मिलिट्री जनरल है, जनरल नेविन, उन्होंने सारी कमान संभाल ली। जनरल नेविन, तो जो मिलिट्री जनरल है उनके पास सारी पावर आ गई। सो मिलिट्री जनरल नेविन, ही ओवर थ्रोज द डेमोक्रेटिकली elected government, ending the country's first democratic experiment, ending the country's first democratic experiment। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में जनरल नेविन। तो 1962 में जनरल नेविन के लीडरशिप में वहाँ की सरकार को गिरा दिया गया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, एंड मिलिट्री रूल हमको देखने को मिला म्यांमार में अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल नेविन। सो ही इज जनरल नेविन। तो जनरल नेविन, when he came into the power, he implemented something called as Burmese way to socialism। Burmese way to socialism। तो बर्मिस वे टू सोशलिज्म के तहत वहाँ की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब वहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, इवन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी सरकार, सरकार भी नहीं कहेंगे, मिलिट्री रूल के अंडर लेके आ गया। मतलब इंडिपेंडेंस वहाँ पे चला गया एक तरीके से। मतलब सोशलिज्म का मतलब हो गया ना, कम्युनिस्ट हो गए, सोशलिस्ट हो गए। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज चला रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं चला सकता, उसको वहाँ के लीडर की बात माननी पड़ेगी, जो मिलिट्री रूल है उसकी बात माननी पड़ेगी। सो बर्मिस वे टू सोशलिज्म is about nationalizing the industries. Burmese way to socialism also meant isolating the country from foreign exports, sealing the country off from the world। मतलब म्यांमार को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया, सीलिंग द कंट्री ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। अब ब्रिटिशर्स के टाइम में एंड उसके बाद भी जब डेमोक्रेटिक सरकार थी, तो म्यांमार बिकेम एशियाज वेल्थिएस्ट राइस एक्सपोर्टर्स। अब जब एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिए गए 1962 में, जब वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमको देखने को मिला, मिलिट्री रूल देखने को मिला, तो मिलिट्री रूल ने वहाँ पे म्यांमार को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज हमको देखने को मिला। सो वंस वन ऑफ एशियाज wealthiest rice exporters, Burma plummets into poverty, extreme poverty, and international isolation। तो वहां पे हमको एक्सट्रीम पावर्टी बर्मा के अंदर, एंड इंटरनेशनल आइसोलेशन। अब 1989 में वहाँ की जो मिलिट्री जनता है, क्योंकि देखो 1962 से वहाँ पे मिलिट्री रूल है, तो उसको हम मिलिट्री जनता भी कहते हैं। तो उस मिलिट्री जनता ने 1989 में बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार में कर दिया, क्योंकि हमको ने देखा था कि पहले द ऑफिशियल नेम वाज बर्मा,
later it was renamed to Myanmar. So in 1989, following the brutal suppression of the 1988 pro-democracy uprisings, so the military junta officially changed the country's English name to Myanmar. तो 1989 में बर्मा वॉज रीनेम्ड टू म्यांमार. फिर 2011 में वी सॉ द क्वासी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. तो हमने देखा कि 1962 में, लाइक सिंस 1962 टिल 2011 देयर वाज मिलिट्री रूल इन म्यांमार. एंड अब लोग एकदम त्रस्त हो चुके थे, एंड वहाँ की मिलिट्री जनता ने भी रियलाइज किया कि इट इज लूजिंग द होल्ड, इट इज लूजिंग द पावर. तो वहाँ की मिलिट्री ने ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और उसमें ये मेंशन किया कि 25% पार्लियामेंट्री सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द मिलिट्री एंड रेस्ट 75% विल बी ओपन फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन through elections. So in 2011, the military it drafts a new constitution, ensuring they retain, like the military retain core power, including a veto-proof 25% of parliamentary seats. तो बेसिकली इस कदम से हुआ क्या, जब मिलिट्री ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया और मिलिट्री ने ये इंश्योर किया कि कोर पावर उनके पास रहे, और 25% जो पार्लियामेंट्री सीट है उसको उन्होंने रिजर्व कर लिया. इससे क्या हुआ कि मिलिट्री के पास भी पावर रह गई, एंड जनता भी वहां खुश हो गई कि वहां पे फिर से डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी. तो एक शांति, जो भी वहां पे सोशल अनरेस्ट था, वो स्टेबलाइज हो गया. एंड 2011 में वहां पे एक क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार का फॉर्मेशन हुआ. क्वासी डेमोक्रेटिक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि 25% जो सीट है, इट इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री. दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्योरली डेमोक्रेटिक बट रैदर क्वासी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. एंड इस ट्रांजिशन के तहत वहाँ के जो मिलिट्री जनरल थे, हैन श्यो, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जिसकी वजह से रूलिंग मिलिट्री जनता डिसॉल्व हो गई टू इंस्टॉल अ न्यू क्वासी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच was led by ex general थेन शाइन. सो सीनियर जनरल थैन श्यो ही स्टेप्स डाउन, क्योंकि मिलिट्री का रूल अब खत्म हो गया था. तो ये मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने अपना अपनी गद्दी छोड़ दी, विच लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिलिट्री जनता, dissolving the ruling military junta to install a quasi-civilian government led by ex-general थिएन साइन. तो इनके नेतृत्व में एक क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार बनी, एक क्वासी सिविलियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ म्यांमार में. तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं सीनियर जनरल थैन श्यो. तो जब 2011 में वहां की मिलिट्री जनता डिसॉल्व हुई तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया. सीनियर जनरल थैन शो, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां पे क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार का फॉर्मेशन हो गया म्यांमार के अंदर इन द ईयर 2011. अब जैसे ही डेमोक्रेटिक सरकार वहां पे बनी, उस सरकार ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया. तो द गवर्नमेंट, तो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने तीन बड़े कदम उठाए. जो न्यूली इलेक्टेड क्वासी सिविलियन गवर्नमेंट है उसने तीन बड़े कदम उठाए. पहला तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया. फिर
वहाँ की सरकार ने जो भी सेंसरशिप्स है उसको रिलैक्स कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो द गवर्नमेंट रिलैक्सेस द सेंसरशिप। एंड जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी म्यांमार में, इट ऑल्सो इनवाइटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू काउंटर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो हमने देखा कि किस तरीके से 2011 में म्यांमार में एक क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार का फॉर्मेशन हुआ। एंड उस सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, सेंसरशिप्स में रिलैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट किया टू काउंटर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। एंड जैसे ही म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक सरकार का फॉर्मेशन हुआ, वेस्टर्न नेशंस दे स्टार्टेड लिफ्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस। क्योंकि जब म्यांमार में मिलिट्री रूल था तो वेस्टर्न नेशंस ने भारी मात्रा में सैंक्शंस लगा दिए म्यांमार पे। बट वंस वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ अ क्वासी democratic government in Myanmar, even the Western nations, they supported this move. So Western nations begin lifting economic sanctions as political freedoms show measurable progress. Though the political freedom was restricted because it was a quasi-democratic government, but still some progress was seen, some measurable progress was seen. And that is why the Western nations, they also supported the newly formed quasi-democratic government of Myanmar in the year 2011. And hence the Western nations, they started lifting economic sanctions, and they welcomed the invite of quasi-democratic Myanmar government for foreign investments. फिर 2015 में वहां पे हमको जनरल इलेक्शंस देखने को मिले, क्योंकि अब वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका है 2011 में। तो उसके तहत 2015 में जनरल इलेक्शंस हुए, एंड उसमें वी सॉ अ न्यू फेस, अ वुमेन लीडर, दैट इज ऑन्ग सैन सू की। तो इनका एरा हमको देखने को मिला। सो द ऑन्ग सैन सू की एरा 2015 में। तो 2015 में वहां पे म्यांमार में जनरल इलेक्शंस हुए। उसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक हिस्टोरिक जीत हासिल करी। एंड इस पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर है ऑन्ग सैन स्यू की, शी बिकेम द न्यू फेस ऑफ म्यांमार। अब एक दिक्कत ये थी कि सिंस इनके हस्बैंड ब्रिटिश ओरिजिन के थे, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यांमार, शी वॉज नॉट अलाउड टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ म्यांमार। इसके चलते एक वहां पे नया रोल इन्वेंट किया गया, दैट इज स्टेट काउंसलर। सो ऑन्ग सैन सू की बिकेम द स्टेट काउंसलर ऑफ द म्यांमार टू लीड द गवर्नमेंट, टू लीड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि 2015 का जनरल इलेक्शंस में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सरकार बनाई, एंड उस सरकार को लीड किया ऑन्ग सैन स्यू की एज स्टेट काउंसलर। So Aung San Suu Kyi, she became the new face of Myanmar. So Aung San Suu Kyi's National League for Democracy, NLD. So NLD, it wins a historic sweeping victory in the 2015 general elections. अब इलेक्शन जीत लिया तो ऑन्ग सैन स्यू को प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया, because of some military drafted clause, because her husband was of British origin. So barred, so she was barred
from the presidency. She was barred from the presidency by a military drafted clause. So Suki, she assumes the newly created role of स्टेट काउंसलर। तो उनके लिए एक नया रोल बना दिया गया, स्टेट काउंसलर टू लीड द गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वो बन नहीं सकती थी। तो शी बिकेम द स्टेट काउंसलर टू लीड द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। जैसे हमने देखा था कि 2011 में वहाँ की मिलिट्री ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसमें दे एंश्योर दैट दे रिटेन द कोर पावर। तो उसके तहत व्हाट वाज द कोर पावर, जैसे क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार बनने के बावजूद भी म्यांमार का जो डिफेंस है, द डिफेंस, होम अफेयर्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी was still under the control of the military। तो भले ही वहां पे 2011 में क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार बनी, 2015 में जनरल इलेक्शंस में एनएलडी ने सरकार बनाई, तो उस सरकार के पास डिफेंस, होम अफेयर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स में पावर नहीं थी। सो डिफेंस, होम अफेयर्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी वाज कंप्लीटली टेकन केयर बाय द मिलिट्री। तो अब जो सरकार बनी एनएलडी की, उसको मिलिट्री के साथ मिलके काम करना था, क्योंकि भाई डिफेंस, होम अफेयर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में तो एनएलडी को मिलिट्री की सुननी पड़ती थी। तो 2017 में कुछ एक दर्दनाक इंसिडेंट हमको देखने को मिला, जहाँ पे कि म्यांमार की मिलिट्री ने जोर जबरदस्ती करके 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार से निकाल दिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर में भेज दिया। इससे क्या हुआ कि सू की जो इंटरनेशनल इमेज है, इंटरनेशनल रेपुटेशन है, वो डैमेज हो गई, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री का सपोर्ट किया। क्योंकि अगर वो मिलिट्री का सपोर्ट नहीं करती ऑन्ग सैन सू की, तो हो सकता है कि उनकी सरकार गिर जाती। तो सरकार को बचाने के लिए उनको मिलिट्री का सपोर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन डैमेज हो गई। सो इन 2017, तो 2017, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट ईयर है वो है 2017। सो 2017 में देर वॉज अ ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन। इट फोर्स्ड ओवर 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स टू फ्ली टू बांग्लादेश, severely damaging Suu Kyi's international reputation as she defended the military actions। तो हमने देखा कि किस तरीके से 2015 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीता एंड उसकी जो लीडर है ऑन्ग सैन स्यू की, नाउ इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द प्रेसिडेंट, बिकॉज शी was not eligible for that because of some military drafted clause, she took the role of state counselor, and under her leadership there was a brutal military crackdown which forced more than 7 lakh Rohingya Muslims to flee to Bangladesh, and she had to support the military's move to protect her government. And that, as she defended the military action, this led to the damage of international reputation of Suu Kyi। 2021 में, मतलब 2020 में फिर से जनरल इलेक्शंस हुए। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन म्यांमार दैट अकर्ड इन 2021, दैट वाज द कूप। कूप मतलब वहाँ की सरकार गिर गई, डेमोक्रेटिक सरकार जो 2011 में बनी थी, 2021 में वो गिर गई, कोलैप्स कर गई, एंड मिलिट्री ने फिर से वहाँ पे अपना रूल, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल वी सॉ। एंड जब सरकार गिरी तो देर वॉज
social unrest. There was nationwide rebel. So the coup and nationwide rebellion. तो बेसिकली आखिरकार ये कूप हुआ क्यों? क्योंकि 2011 में तो वहां की मिलिट्री ने ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड उन्होंने जो कोर पावर है वो अपने पास रख ली, लाइक होम अफेयर्स, डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, एंड 25% रिजर्वेशन रख लिया इन द पार्लियामेंट्री सीट्स। एंड फिर बाकी सीट्स को ओपन कर दिया फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पे चुनाव आप कराओ, जो जीत के आएगा ही विल ऑक्यूपाई द पार्लियामेंट्री सीट। सो क्वासी डेमोक्रेटिक सरकार का फॉर्मेशन हुआ विद द सहमति ऑफ द मिलिट्री जनता इटसेल्फ। तो 10 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि मिलिट्री जनता को फिर से पावर में आना पड़ा, वहां की सरकार को कोलैप्स करना पड़ा। तो 2020 में फिर से चुनाव हुए, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 2015 में हुए, उसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक हिस्टोरिक जीत हासिल करी। 2020 में जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें भी एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने फिर से जीत हासिल करी। एंड ये बात जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनको हजम नहीं हुई। जो सीनियर जनरल मिन ऑन्ग, उन्होंने आरोप लगाया कि जो इलेक्शंस कराए गए, देर वॉज अ फ्रॉड, देर वॉज समथिंग फ्रॉड विद द इलेक्शंस। एंड जिसके तहत जब वहां पे नई सरकार बनने जा रही थी, क्योंकि 2020 में इलेक्शंस हो गए, 2021 की शुरुआत में एक नया पार्लियामेंट वहां पे बनने जा रहा था। 1 फरवरी 2021 में सू की, जो कि विमेन फेस है, जो पहले स्टेट काउंसलर थी, अब फिर से वो स्टेट काउंसलर बनने जा रही थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 2020 के चुनाव में भी भारी मात्रा में एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी विक्ट्री हासिल करी, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, वो हासिल करी। तो वो जैसे ही नई सरकार बनाने जा रही थी, 1 फरवरी 2021 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोप ये लगाया जाता है कि इलेक्शंस वाज नॉट फेयर, सम वोटर फ्रॉड वाज देयर। एंड गिरफ्तार उनको भी किया जाता है, साथ में उनके जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड ये जो घटना थी, इससे म्यांमार में भारी मात्रा में हमको नेशन वाइड स्ट्राइक्स देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्योंकि लोग चाहते थे कि वहां सरकार बने। सो फॉलोइंग अनदर लैंडस्लाइड एनएलडी विक्ट्री इन लेट 2020, सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लैंग, ही एलिजेस वाइड स्प्रेड वोटर फ्रॉड। तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, देयर वाज वाइड स्प्रेड वोटर फ्रॉड। एंड उसके चलते एनएलडी ने जीत हासिल करी है। एंड जैसे ही सीनियर जनरल ने ये आरोप लगाया, 1 फरवरी 2021 में, ऑन February 1st 2021, hours before the new parliament is set to convey, hours before the new parliament is set to convene, the military arrest Suu Kyi and top political leaders। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या कि वहां पे सरकार बन नहीं पाई। अब जब सरकार वहां पे नहीं बन पाई, वहां पे फिर से मिलिट्री रूल लागू हो गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहां पे लागू हो गई। एंड वहां के लोग अच्छे से वाकिफ है कि 1962 से जो वहां पे मिलिट्री रूल था टिल 2011, म्यांमार के कितना बुरा हाल हो गया था। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एक्सट्रीम पावर्टी, पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट। एंड लोग नहीं चाहते थे कि फिर से मिलिट्री रूल वहां पे लगे। एंड सिटीजन्स, दे लॉन्च्ड मैसिव पीसफुल स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड नेशन वाइड स्ट्राइक्स।
So citizens, they launch massive, peaceful street protests and nationwide strikes, which the military meets with lethal force and mass arrest. Lethal force एंड मास अरेस्ट। तो जब वहां पे सिटीजन्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला, नेशन वाइड स्ट्राइक्स, तो वहां की मिलिट्री ने रिस्पॉन्ड किया, मास अरेस्ट, एंड दे यूज लेथल फोर्स टू कंट्रोल द प्रोटेस्ट। एंड जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, दे फॉर्म द पीपल्स डिफेंस फोर्स which allied with the established ethnic armed organizations to launch a coordinated guerrilla war. So पीसफुल प्रोटेस्टर्स उन्होंने मिलके दे फॉर्म्ड द पीपल्स डिफेंस फोर्स, पीडीएफ, पीपल्स डिफेंस फोर्स, which allied with the established ethnic armed organizations to launch a coordinated guerrilla war. तो बेसिकली लोगों ने वहां पे आपत्ति दिखाई, मतलब दे अपोज्ड द मिलिट्री रूल, दे वांटेड द क्वासी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू कंटिन्यू। जो न्यूली इलेक्टेड सरकार है, मतलब न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे वांटेड इट टू बी इन पावर। सो जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने एक पीपल्स डिफेंस फोर्स बनाया, जिसने एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हाथ मिलाया, एंड उन्होंने मिलके कोऑर्डिनेटेड गोरिल्ला वॉर लॉन्च किया अगेंस्ट द मिलिट्री जनता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विजुअल। सो ही इज सीनियर जनरल मिन ओंग लियांग। इन्होंने ही आरोप लगाया कि देयर वाज वोटर फ्रॉड, एंड इनके आरोप से ही आगे चल के स्यू की एंड टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एंड म्यांमार में फिर से मिलिट्री रूल हमको देखने को मिला इन्हीं के आदेश से। सीनियर जनरल मिन ओंग लियांग एंड जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने बनाया पीपल्स डिफेंस फोर्स, पीपल्स डिफेंस फोर्स। सो दिस इज द पीपल्स डिफेंस फोर्स, द सिंबल ऑफ इट। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे 2026 की। सो इन 2026, अगर हम 2026 के म्यांमार की बात करें, वी सी अ टेरिटोरियल कोलैप्स एंड फ्रैगमेंटेशन। उसका क्या मतलब है, उसको समझते हैं। तो अगर आप म्यांमार के मैप को देखते हैं, तो यू विल सी, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एवरी स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग अ एथनिक ग्रुप। सैंगैंग, है ना, ये जितने भी स्टेट्स हैं आपके, दे आर रिप्रेजेंटिंग कैचिंग, शैन स्टेट। सो दीज स्टेट्स आर रिप्रेजेंटिंग एथनिक ग्रुप्स। अब होता क्या है कि जब मिलिट्री रूल लगा, या उससे पहले भी जब डेमोक्रेसी थी वहां पे, तब भी ये जो भी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं म्यांमार में, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दे प्ले अ वेरी बिग रोल। तो कंसेप्ट ऐसा है कि जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करती है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। जो म्यांमार की जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, उन्होंने स्वयं हथियार उठा रखे हैं, एंड वो खुद का प्रोटेक्शन खुद करती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मिलिट्री जनता फॉर देयर प्रोटेक्शन, एंड दे हैव फॉर्म्ड देयर ओन armed forces, and we call it ethnic armed organizations. So there are so many ethnic armed organizations in Myanmar which basically safeguards and take care of their particular ethnic groups, ethnic communities. तो हुआ क्या कि जब फिर से वहां पे मिलिट्री का रूल बना, तो एथनिक कम्युनिटीज ने उसको बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं,
एंड एथनिक कम्युनिटीज भी बगावत पे आ गए, वो भी मतलब कि मिलिट्री के साथ गुरिल्ला वार में आ गए। अभी हमने देखा ना, पीडीएफ ने एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके गुरिल्ला वॉर किया, कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो उस गुरिल्ला वार में इन एथनिक कम्युनिटीज ने क्या किया, जो मिलिट्री जनता थी उसको अपने रीजन से भगा दिया, जोड़ लगा के भगा दिया। उससे हुआ क्या कि मिलिट्री जनता, इट लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर मोर देन 50% ऑफ म्यांमार टेरिटरी। तो पूरे म्यांमार में 50% से ज्यादा टेरिटरी में जो पकड़ है वो अब एथनिक कम्युनिटीज की है। मिलिट्री जनता हैज लॉस्ट more than 50% of Myanmar's territory, administrative control over Myanmar's territory. And this is the reason we say that Myanmar is broken into, it is fragmented into active conflict zones. So these are like some very important active conflict zones wherein ethnic armed organizations along with the People's Defense Force, they are in charge, or they are taking control of the administration of those region, and they have dragged out military junta from there. एंड म्यांमार में हमने देखा है, अभी देखा है कि 2026 का अगर हम बात करें तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक सरकार जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो भी अभी काम कर रही है, छुप के काम कर रही है वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। बट अगर हम करंट स्टेट की बात करें तो ना तो वहाँ पे किसी सरकार का रूल है, ना वहाँ पे मिलिट्री का रूल हम कह सकते हैं, क्योंकि मोर देन 50% टेरिटोरियल लॉस हमको देखने को मिला। तो वहां पे किसका राज है, वहां पे पीपल्स डिफेंस फोर्स अलाइंड विद एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का राज है। तो हर एक स्टेट में जो भी डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ म्यांमार। सो दैट्स द प्रेजेंट सिनेरियो। तो अगर हम 2026 की बात करें, विच इज द प्रेजेंट सिनेरियो, द म्यांमार ऑफ 2026 इज बेसिकली, there is a territorial collapse, and you understood the meaning of it, because neither the military junta nor the government is in hold of the situation of the territories, and fragmentation, wherein the Myanmar has fragmented into several active conflict zones, wherein different regions, they are governed, they are administered by their own ethnic armed organizations. So ethnic communities are taking care of their regions. So that is what is fragmentation is. So it got fragmented into active conflict zones. So in the long run, it is not good for the country, because the country is not unite. So 2026 की अगर हम बात करें, so the military junta, it faces unprecedented losses, losing administrative control over more than 50% of Myanmar's territory, over more than 50% of Myanmar's territory। तो मिलिट्री जनता ने अपनी पकड़ खो दी है, मतलब मोर देन 50% ऑफ द म्यांमार टेरिटरी में से अपनी पकड़ उसने खो दी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इट हैज लॉस्ट। मेजर रिबल ग्रुप्स, जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो मेजर यहाँ पे रिबल ग्रुप्स इज रिप्रेजेंटिंग द एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस। सो मेजर rebel offensives have permanently driven junta troops out of key border states, out of key border states, out of critical trade routes to China and Thailand, and out of regional military headquarters। तो हमने देखा कि किस तरीके से एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन कोलैबोरेशन विद पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, ये दोनों मिलके इन्होंने
मिलिट्री जनता के खिलाफ एक बगावत, एक गुरिल्ला वार छेड़ दिया। ये इतना एग्रेसिव था कि मिलिट्री जनता ने 50% से ज्यादा म्यांमार की टेरिटरी के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खो दिया। उसके साथ साथ मिलिट्री जनता, दे हैव बीन परमानेंटली ड्रिवन आउट ऑफ key border states, critical trade routes to China and Thailand, and regional military headquarters. Regional military headquarters से मिलिट्री जनता को भगा दिया गया। क्रिटिकल ट्रेड रूट्स विच वेर अंडर द सुपरविजन ऑफ मिलिट्री जनता को वहां से हटा दिया गया। की बॉर्डर स्टेट्स से मिलिट्री जनता को हटा दिया गया। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो ना केवल भारत पे बल्कि चाइना पे भी पड़ेगा। क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर द कंट्रोल ऑफ द ट्रेड रूट इज अंडर द एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अनऑफिशियल, विच आर अनरिकॉग्नाइज्ड, तो उनके साथ डिप्लोमेसी हम कैसे करेंगे? भाई डिप्लोमेसी तो हम सरकार के साथ करते हैं, या अगर मिलिट्री का शासन है तो भी हम जनरल के साथ या मिलिट्री के साथ हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं। बट हम ये जो भी अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल स्मॉल जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर टेकिन कंट्रोल ऑफ द ट्रेड रूट्स, उनके साथ हम कैसे डिप्लोमेसी कर सकते हैं? तो ट्रेड यहाँ पे डिसरप्ट होता दिख रहा है, ना केवल चाइना का बल्कि थाईलैंड का भी। तो चाइना थाईलैंड का ट्रेड डिसरप्शन हमको देखने को मिलेगा। कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है हमको देखने को मिले। एंड भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी कि भारत के काफी सारे राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, so these states they share border with म्यांमार। तो वहां पे भी हमको टेंशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता का वहां से कंट्रोल बिल्कुल हट चुका है। गुरिल्ला वार में एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस along with People's Defense Force, they have permanently driven out the Janta troops, the national unity government. So we have something called as the national unity government in Myanmar, the national unity government, NUG, which is operating in hiding and exile. It acts as the legitimate democratic authority, coordinating funds and resistance strategies. तो देखो बेसिकली बात ऐसी है कि सिंस अभी म्यांमार में वी डोंट हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री जनता टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड इसका फायदा उठाया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने। तो वहां पे एक सरकार भी चल रही है जो छुपके से ऑपरेट कर रही है। द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इन म्यांमार, इट इज ऑपरेटिंग इन हाइडिंग एंड एक्साइल। इट इज इट एक्ट्स एज द लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक अथॉरिटी। वो अपने आप को लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक अथॉरिटी बताती है। इट इज एक्टिंग लाइक दैट, एंड इट इज कोऑर्डिनेटिंग द फंड्स एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजीज। क्योंकि भाई वहाँ की सरकार के पास भी तो पैसा है ना, टैक्सेस का जो भी पैसा है, तो दैट इज नाउ बीन टेकन केयर बाय द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, एंड इट इज यूजिंग दोज फंड्स। वो हो सकता है कि फंड रेज भी कर रहे होंगे बाय several means, and they are also plotting their own resistance strategies to fight against the military junta, to restore peace in Myanmar. तो कुल मिला के अगर हम ये पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें, 2026 में म्यांमार की हालत अगर हम देखें तो इट इज हेविली फ्रैक्चर्ड। म्यांमार इज सफरिंग फ्रॉम कोलैप्स इकोनॉमी, millions of internally displaced people, and continuous junta airstrikes on civilian zones. So, if I just summarize it, the key points what I can take is, so the country remains heavily fractured. The country remains heavily fractured. The country is suffering
from collapsed economy. The country is suffering from a collapsed economy. Millions of internally displaced people, millions of internally displaced people, and continuous military junta airstrikes, continuous military junta airstrikes on civilian zones, on civilian zones. तो हमने देखा, हमको एक इंटरनल सिचुएशन इन म्यांमार का आइडिया लगा, हमने पूरा एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखा कि कैसे फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल डेट म्यांमार में जो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट था वो हमने अच्छे से डिस्कस किया, एंड करंट सिनेरियो भी हमको समझ में आया कि 2026 में म्यांमार की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है।